फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है। और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक चाहिए जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, कुछ भी ना छोड़ा गया हो, और उसमें साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी हो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो भी ये बुक अवेलेबल है। अलग अलग सब्जेक्ट की भी, आपकी बाकी सभी सब्जेक्ट्स की पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये बुक्स आपको अवेलेबल है। और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इनको मंगा सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का अभिनंदन करती हूं। सो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वाच्य। तो खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि कहीं आपका कोई डाउट ना रहे वाच्य वाले टॉपिक में। इसी के साथ एक और वाच्य के अलावा भी एक टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसे कि मैंने आपसे कल की क्लास में कहा था कि हम लोग क्या करा करेंगे अब, कि अगर कोई शॉर्ट टॉपिक है तो उसके साथ अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सभी को उस क्लास के अंत में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उनको कवर करेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको याद भी रहे, बर्डन भी ना हो और पता भी ना चले कब में आपको कितने सारे अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची याद हो गए। इनके लिए अलग से क्लास लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े, बस सीधा प्रैक्टिस करेंगे फिर तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग जानेंगे वाच्य के बारे में और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ते समय बीच में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक पर फोकस रहेगा। तो एक बार फटाफट से सभी फ्रेंड्स अपने बाकी फ्रेंड्स को बुला लीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करें जब उन्हें क्लास अच्छी लगे तब। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। तो बहुत तेज़ी के साथ हमारा हिंदी का जो सिलेबस है वो आगे बढ़ रहा है। जितनी हमारी क्लासेस हुई है उससे ज़्यादा हम लोग टॉपिक लगभग कवर कर चुके होंगे। तो अब हम देखेंगे वाच्य और इसके भेद। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि वाच्य होता क्या है, फिर उसके प्रकार, ठीक है। चलिए, यहाँ आपके सामने आ जाते हैं अभी वाच्य की परिभाषा, यानी वाच्य कहते किसे है। तो परिभाषा आपके पेपर में नहीं पूछी जाती, बस समझना है आपको कि इसका अर्थ क्या है। अपने फ़ोन को आप लोग रोटेट करके रखिए, तभी आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। कमेंट में ध्यान ना दे करके फ़ोन को रोटेट रखिए, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और ये 3 डॉट्स दिए गए हैं, यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को आप इम्प्रूव करके रखें तो आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे, ऐसे शिकायत ना करें, ठीक है। तो फ़ोन को रोटेट करिए फटाफट से, किसी का कमेंट नहीं दिखना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वाच्य कहते किसे है। दोस्तों, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कर्ता, कर्म व भाव की प्रधानता है, इनमें से किसकी प्रधानता है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ वाच्य का काम क्या है, प्रधानता दर्शाना, ठीक है। ये बताना कि कौन सा कर्म प्रधान है वाक्य में, या कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है, ठीक है। अभी हम बात करें दोस्तों, जो वाच्य है इसको इंग्लिश की अगर बात करें तो इसको वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी में वाच्य होते हैं। इंग्लिश में तो 3 होते, इंग्लिश में तो 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव।
लेकिन हिंदी में अगर बात करें वाच्य की तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन वाच्य का उससे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ समझेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहना अथवा बोलना। क्या होता है? कहना अथवा बोलना। यहाँ आप देखिए पॉइंट्स में लिखी हुई है सारी चीजें। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहना या बोलना। अब इसके बाद हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानने का यहाँ ये है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, और हर एक टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कोई भी टॉपिक हो, वचन, लिंग, उन सभी के भेद आपको जरूर पता होना चाहिए कि भेद कितने हैं। भेद से भी कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो चलिए यहाँ इस प्यारे से डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 भेद हमने बताए, 3 प्रकार हम बताए, जिनमें पहला है कृत्रवाच्य, ठीक है। क्या है? कृत्रवाच्य। दूसरा होता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब इन तीनों की पहचान करना सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले कृत्रवाच्य की परिभाषा जानेंगे, यानी इसकी पहचान हम क्या करें, कैसे करेंगे, उसके भी तो कुछ बातें होनी चाहिए उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, कृत्रवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में किसकी प्रधानता होगी? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसी के साथ जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो तो भी कृतवाच्य होगा। साथ ही वाक्य में अकर्मक और सकर्मक का प्रयोग हो, ठीक है, यानी कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए। साथ ही जब वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक का चिन्ह का बोध हो, ठीक है, ने कारक का प्रयोग हो, तो वहां भी कृतवाच्य होता है। किसका प्रयोग हो? ने का प्रयोग हो। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, माली ने पौधों को पानी दिया, तो इन सभी में कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य होगा। अभी इसके उदाहरण पर चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद कर्मवाच्य के बारे में बात करेंगे। हमने इसमें क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें जानी कि क्रिया कैसी भी हो सकती है, अकर्मक भी सकर्मक भी, लेकिन ज़रूरी क्या है कि वहाँ कर्ता की प्रधानता हो। और ज़्यादातर वाक्यों में आपको ने का प्रयोग, ने प्रसर्ग का या ने कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके वाक्यों पर चलते हैं जहां इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या जाना हमने कृतवाच्य के बारे में। तो कृतवाच्य के बारे में हमने 2 चीज़ें प्रमुख रूप से जानी कि एक तो इसमें कर्ता की प्रधानता, ठीक है। कर्ता कैसा होता है? प्रधान होता है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला। जैसे राम ने क्या किया? पौधों को पानी दिया, तो किसने दिया? राम ने दिया, यानी कर्ता की प्रधानता है। इसी के साथ इस वाक्य में किस किस का होना अनिवार्य है? कर्ता होगा, कोई ना कोई क्रिया होगी, भले ही वो अकर्मक हो या सकर्मक हो, ठीक है, और कोई कर्म मिलेगा। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे मिक्सअप। तो उदाहरण क्या है? जैसे जितने भी साधारण वाक्य होते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है। सीता फल खाती है, ठीक है। राम ने कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। और माली ने पौधों को पानी दिया, ठीक है, पानी दिया। इन सभी में क्या कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम किसने कार्य किया, इसकी कि बाजार कौन जाता है। हम ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं, प्रश्न करके देख सकते हैं कि बाजार कौन जाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा राम जाता है। फल कौन खाती है? सीता खाती है, ठीक है। कार्य किसने पूरा कर लिया? राम ने पूरा कर दिया। पौधों को पानी किसने दिया? माली ने दिया। यानी हमें सभी प्रश्नों का उत्तर अपने मिल रहा है किसी ना किसी कर्ता के रूप में, तो वहां उन सभी में क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रकार देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रकार आपका हो जाता है क्रमवाच्य। कौन सा? क्रमवाच्य।
कर्मवाच्य में बिल्कुल इसी के जैसे कि नाम से पता चल रहा था, कृतवाच्य में कृता प्रधान था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। ठीक है, सो सिंपल। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। और यहाँ जो क्रिया हम प्रयोग करेंगे वो सकर्मक होनी चाहिए, यहाँ अकर्मक क्रिया नहीं चलेगी। कैसी होनी चाहिए? वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होना चाहिए जिसमें कर्म हो। ठीक है, जिसमें सकर्मक हो। तो क्रिया का स्वरूप कर्म के अनुसार निर्धारित होगा। और जब वाक्य में कर्ता कारक के साथ हम द्वारा या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। यानी अगर कर्ता भी है वाक्य में और उस कर्ता के साथ ने ना दे करके वहाँ द्वारा या के द्वारा, जैसे राम के द्वारा फल खाए गए, तो ऐसे वाक्य में जहाँ द्वारा का प्रयोग किया गया हो, के द्वारा का प्रयोग किया गया हो, वहाँ क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। पर जाहिर सी बात है आपकी क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। अब चलिए इसको उदाहरण से हम लोग देखेंगे। उदाहरण के लिए इसमें कर्ता हो या ना हो लेकिन कर्म होना अनिवार्य है। जैसे अगर हम बोले क्रिकेट खेला गया, तो हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ कर्म हुआ है क्रिकेट खेलने का। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। प्रधानता किसकी है? काम की प्रधानता है। यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है, ना ही है भाव की। इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे हमने एक उदाहरण जाना था कि माली ने पौधों को पानी दिया। अब अगर इसी वाक्य में हम ने के स्थान पर द्वारा लगा दे या के द्वारा लगा दे, माली द्वारा पौधों को पानी दिया गया। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, पौधों को पानी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ द्वारा के प्रयोग होते ही या अगर इसके स्थान पर के द्वारा आ जाता और क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। अब चलते हैं तीसरे प्रकार पर, जो कि हमारा क्या होता है? भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। भाववाच्य में क्या होता है? यहाँ ना तो आपके कर्म की प्रधानता होगी, ना ही होगी कर्ता की, तो फिर किसकी प्रधानता होगी? यहाँ आपकी भाव की प्रधानता होगी। किसकी? भाव की प्रधानता होगी। और एक और इनकी पहचान है कि आपको हमेशा भाववाच्य में क्या मिलेगा? कुछ शब्द हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, न, ना, नहीं। ठीक है, और मत, मना, निषेध वर्जित शब्दों का प्रयोग मिलेगा, निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग मिलेगा। जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। तो ये ना, नहीं वाले, मत और मना करने वाले निषेधात्मक आपके शब्दों का प्रयोग किसमें देखने को मिलेगा? भाववाच्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ और क्या पहचान है इसकी? जब वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाए, अर्थात क्रिया को पूर्ण होने से रोक दिया जाए, वहाँ भी आपका भाववाच्य होगा, यानी क्रिया वहाँ पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता, कर्त एवं कर्म के होते हुए भी भाव पर बल हो, यानी भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो, तो भी वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। क्योंकि यहाँ आपका कर्ता तो होगा, वाक्य में कर्ता हो सकता है बिल्कुल, लेकिन प्रधान नहीं होगा। प्रधान कौन होगा? भाव होगा। प्रधान होने का मतलब जो फोकस रहेगा वाक्य में वो किस पर रहेगा? भाव पर रहेगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यही लगे हाथ। तो उदाहरण देखते हैं किसके? उदाहरण हम देखते हैं किसके? भाववाच्य के। ठीक है, भाववाच्य के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे राम नहीं लेते इस बार। ठीक है, कोई और उदाहरण किसी और का नाम लेते हैं। मोना, मोना से चला नहीं जाता। ठीक है, और रोहित से खेला नहीं जाता। ठीक है, यहाँ आपका भाव की प्रधानता हो रही है और ज़्यादातर आपकी पहचान इसमें क्या मिलेगी? ना, नहीं, मत, ऐसे निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग आपको भाववाच्य में मिलेगा। अब हम इसके लगाएंगे क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आपको बताना है कौन से वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, किसकी प्रधानता है, कैसे आप पहचानेंगे? तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है
सहवाग क्रिकेट खेलने चेन्नई जाएगा। सहवाग क्रिकेट खेलने चेन्नई जाएगा, इसमें आपका कौन सा वाच्य है? जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रिकेट खेलने चेन्नई कौन जाएगा, ये बताइए मुझे। क्रिकेट खेलने चेन्नई कौन जाएगा? सहवाग जाएगा। सहवाग इसमें कौन है? कर्ता है। ठीक है, कौन है? कर्ता है, और कर्ता के अनुसार ही ये क्रिया चल रही है। तो इसमें सीधी सी बात है, मोटे मोटे तौर पर हमें दिख रहा है कि कर्ता की प्रधानता है और वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों है। यहाँ आपका पहले वाक्य में क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाएगी। अब बताइए, सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाएगी, अब क्या होगा? तो यहाँ आपने पहचान कर ली कि भाई एक तो सबसे पहली बात यहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और द्वारा आता कहाँ है? कर्मवाच्य में। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि क्रिया किसके अनुसार चलेगी? अगर कर्म प्रधान है तो कर्म के अनुसार, और अगर कर्ता प्रधान है तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो यहाँ क्या है? आपने द्वारा देखते ही पता चल गया कि कर्म प्रधान है, तो कर्म क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। ठीक है, तो क्रिकेट खेली जाएगी, यहाँ जाएगी इसीलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। तो अब मुझे बता दीजिए इसमें कर्म प्रधान होते ही आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा आपने देखा, सहवाग से क्रिकेट खेली नहीं जाती। ठीक है, खेला नहीं जाता, अगर ऐसे लिखना चाहेंगे सहवाग से क्रिकेट नहीं खेला जाता। तो अब मुझे बताएंगे आप इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा। ठीक है, तीनों एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों वाच्य आपको दिख जाएंगे, कैसे हो सकता है? तो नहीं का प्रयोग हो गया। नहीं देखते ही आपने समझ जाना है हमेशा यहाँ भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य होगा। खेला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसे सभी किसमें आ जाएंगे? भाववाच्य में आ जाएंगे। अगला क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। क्या है? हजारों सैनिक मारे गए। किस में? युद्ध में। ठीक है, युद्ध में। तो युद्ध इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल लग रहा है, तो हम कैसे करेंगे? क्रिया को देख लो, क्रिया किसके अनुसार चल रही है? मारे गए। मारे गए, भारत पाकिस्तान तो नहीं, सैनिक मारे गए। ठीक है, तो यानी यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ कर्ता की नहीं, यहाँ तो कर्म की प्रधानता है। कैसे पता चला? जब हमें देखने में यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि कौन सा वाच्य होगा, हमने देखी इसकी क्रिया कि भाई ये क्रिया किसके साथ चल रही है? कर्म के अनुसार चल रही है या कर्ता के? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कर्म प्रधान होगा तो कर्म के साथ जाएगी, कर्म के अनुसार चलेगी क्रिया। लेकिन अगर कर्ता प्रधान होता तो फिर इनके अनुसार चलती। ठीक है, तो हमें पता चल गया मारे गए किसके लिए कहा गया है? सैनिकों के लिए कहा गया है, यानी कर्म के अनुसार यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया चली है, तो इसमें कर्म वाच्य आपका हो जाएगा। ठीक है, कर्म वाच्य हो जाएगा। अगला है बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी साधारण से वाक्य हो गए, बच्चा रोता है, स्कूल जाता है, ठीक है, राम स्कूल जाता है, इन सभी में कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, छठा क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, साधारण वाक्य है। राम बाजार जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी आपका कृतवाच्य हो जाएगा। अगला है सीता गीत गाती है। क्या होगा इसमें बताइए, किसकी प्रधानता है? सीता की प्रधानता है। कौन गाती है गीत? सीता गाती है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। सीता नहीं गाएगी। अब बताओ, सीता नहीं गाएगी, उसकी मर्जी है नहीं गाएगी। अब आप ये बता दो मुझे वाच्य कौन सा होगा? फटाफट से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, बिना बातें किए आंसर कर कमेंट करना है आपको। सीता नहीं गाएगी, तो नहीं आ गया, और नहीं आते ही हमने पहचान कर लेनी है कि इसमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका भाववाच्य हो जाता है। इसी के साथ आपका पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो दोस्तों जैसे उड़ना, हंसना, ठीक है, इन सभी में कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है,
अब हमें क्रिया तो बाद में हमें पता लगाना है इसमें वाच्य कौन सा होगा। तो मुझे जल्दी से बताइए वाच्य कौन सा होगा। अगर आपने ऊपर जो मैंने इनकी पहचान बताई थी वो ध्यान से सुनी होगी तो कोई भी गलत नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें भाववाच्य हो सकता है? भाववाच्य हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो एलिमिनेट हो गया। अब मुझे ये बताइए क्या इसमें कर्मवाच्य हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया आएगी, ना कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया आएगी, ना कि अकर्मक क्रिया। और यहाँ कैसी क्रिया है? उड़ना, हंसना। ठीक है, ये सभी कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा भाई? कृतवाच्य। यही हो जाएगा, बचा कुचा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, किससे पता चला? क्रिया से पता चला, इसलिए ही वहां लिखा था। अब इसको आपको उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बच्चा रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है। इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? बच्चा रोता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो बच्चा रोता है साधारण वाक्य है, कौन सा हो जाएगा आपका? कृतवाच्य। ठीक है, अब अगला है सीता द्वारा गीत सुनाया गया। सीता द्वारा, तो द्वारा लगा और आपने क्या समझ लिया? सीता द्वारा गीत सुनाया गया। तो द्वारा आते ही तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि द्वारा का प्रयोग हम किस में करते हैं? कर्मवाच्य में करते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इसी के साथ लिखा हुआ है कि सीता द्वारा गीत नहीं गाया या नहीं गाया जाता, तो तब कौन सा वाच्य होगा? क्योंकि द्वारा भी आ गया। हो सकता है आपको ये एक बार में तुरंत देखते ही कंफ्यूज कर दे कि भाई द्वारा आया है, तुरंत आपने कर्मवाच्य लगा दिया, लेकिन नहीं। क्यों नहीं होगा कर्मवाच्य? क्योंकि यहाँ आप लोग जानते हैं कि नहीं का प्रयोग केवल और केवल भाववाच्य में होता है, तो इसकी ज़्यादा प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, नहीं की। तो जहाँ आपको द्वारा भी दिख जाए लेकिन उस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो, वहाँ फिर आपकी भाव की प्रधानता मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि गाया नहीं जाता है। ठीक है, सीता द्वारा गीत नहीं गाया जाता है, तो यहाँ इसकी ज़्यादा प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। ना, नहीं, मत, न, इन सभी निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यानी तुरंत इसमें आप क्या लगाएंगे? भाववाच्य लगाएंगे, ना कि कर्मवाच्य। ठीक है, तो ये उदाहरण इसीलिए लिखा गया ताकि आप कहीं खाली द्वारा को देखें, नहीं को देखना ना भूल जाए। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है वाक्य में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम आगे और उदाहरण को देखेंगे ताकि पूरी बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाए। जैसे मैंने पत्र लिखा, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो साधारण वाक्य लिखा है कि मैंने पत्र लिखा, मैंने खाना खाया। ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? आपका कृतवाच्य हो जाएगा। राकेश पत्र लिखता है, साधारण वाक्य है, कृतवाच्य हो जाएगा। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, द्वारा आ गया लेकिन नहीं, ना, नहीं, निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। किसकी प्रधानता है? रमेश की प्रधानता है। रमेश कौन है? करता है। करता है तो कृतवाच्य इसमें हो जाएगा। मुझसे लिखा नहीं जाता, नहीं आते ही आपने समझ लिया कि भैया कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य हो जाएगा। देवेश ने रामायण पढ़ी, देवेश ने रामायण पढ़ी। तो इसमें सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि रामायण किसने पढ़ी है? देवेश ने पढ़ी है। कर्ता की प्रधानता है, सीधा आपका कृतवाच्य हो जाएगा। अगला है देवेश रामायण पढ़ता है। अगर ऐसे भी लिखा है तो भी आपका कृतवाच्य। आगे है देवेश के द्वारा रामायण नहीं पढ़ाई गई, नहीं पढ़ी जाती। तो द्वारा भी आया है लेकिन साथ साथ में नहीं का प्रयोग हुआ है, तो आपका भाववाच्य हो जाएगा। राम किताब पढ़ता है तो कृतवाच्य, और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर आपके सामने के द्वारा कहीं पर आ जाता है तो आप पहचान जाएंगे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक पर अब हम आएंगे। और जितने भी आज हम कुछ चुनिंदा
अनेकार्थक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे जो कि स्त्री से संबंधित होंगे, सिर्फ वो वाले। ठीक है, तो इसको कुछ पार्टीशन में करके हम करेंगे, कई सारी क्लासेस के साथ साथ इनको कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपका ये टॉपिक्स भी हाथों हाथ कवर होते हुए चले। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, और आज हम स्त्री से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। और इनमें सबसे पहला है जिसका पति परदेश गया हो। जिसका पति परदेश गया हो, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मैं सही बताते हुए चलूँगी। जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या कहते हैं? जिसका पति परदेश चला गया हो या प्रदेश में रहता हो या प्रदेश चला गया हो, उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पति का। क्या कहते हैं? प्रोषित पति का। ठीक है, बता देंगे अगर पूछा जाए। जिसका पति प्रदेश गया हो उसको क्या कहेंगे? प्रोषित पति का कहेंगे, प्रोषित पति का। आगे, रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। वह स्त्री जिसको बहुत कड़े पर्दों में रखा जाता है, बाहर नहीं जा सकती, कुछ नहीं देख सकती, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं असूर्यपश्या। असूर्यपश्या, इसको ऐसे मान के चलिए कि जिसे सूर्य भी स्पर्श ना कर सके या उस स्त्री ने कभी सूर्य भी ना देखा हो। ठीक है, इतने ज़्यादा कड़े पर्दे में वो रहने वाली स्त्री है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि कड़े पर्दे में रहने के कारण वो सूर्य भी नहीं देख पाती, तो उसको क्या कहेंगे? असूर्यपश्या कहेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है। आगे है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में देखने को मिला है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं जिसको छोड़ दिया गया हो उसके पति के द्वारा, तो परित्यक्ता। ठीक है, क्या कहते हैं? परित्यक्ता। आगे देखते हैं जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति क्या हो? जीवित हो, उसको क्या कहेंगे? सधवा। ये तो सब जानते होंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सधवा। और जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसको कहते हैं विधवा। क्या कहते हैं? विधवा। तो एक बार फिर से देखेंगे, जिसका पति परदेश में हो, प्रोषित पति का, जो कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री है असूर्यपश्या, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, और जिसका पति जीवित हो सधवा, और जिसका पति मर चुका हो विधवा। इतना हो गया। चलो थोड़ा सा और बाकी है स्त्री से संबंधित जो आपके पेपर में आ जाते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहेंगे? जो पुरुष रचता है उसको तो कवि कहते हैं, और जो स्त्री कविता की रचना करती है, कविता रचती है, उसको हम क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। कई बार ये कवयित्री शब्द आपको एरर्स वाले क्वेश्चंस में भी देखने को दे देगा कि इसमें से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आप देख लीजिए कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, अभी अभी बच्चा हुआ हो तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? परसुता कहेंगे। ठीक है, परसुता कहेंगे। तो ये याद रहेगा आपको, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो हाल ही में, परसुता। जो कविता की रचना करती हो कवयित्री, जिसकी कोई संतान ना हो बांझ। याद हो गए बहुत अच्छे तरीके से। गोद लिया हुआ पुत्र, अगर कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद ले ले, किसी लड़के को, पुत्र को, तो उसको क्या कहेंगे? उस पुत्र को उसको कहेंगे दत्तक। ठीक है, क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। और हाल ही में ब्याही स्त्री, जिस स्त्री की नई नई शादी हुई हो, नया नया ब्याह हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? नवोढ़ा। क्या कहेंगे? नवोढ़ा। ठीक है, याद रहेगा, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पूछा जाता है पेपर में, और हाल ही में ब्याही स्त्री नवोढ़ा। ठीक, चलिए बस 2 और बाकी है आपके, और इसी के साथ स्त्री से संबंधित जितने भी होते हैं वे आपके खत्म हो जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका जन्म कन्या से या अविवाहित लड़की के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? कानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानिन। क से कन्या, ठीक है, और क से कानिन। याद रहेगा, कन्या के गर्भ से जिसका जन्म हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कानिन कहेंगे।
वह लड़की जिसका विवाह हो चुका हो उसको क्या कहते हैं, विवाहिता। और जिसका नया नया विवाह हुआ हो, नवोढ़ा। और जिसका विवाह हो चुका हो लेकिन समय ना दिया हो कब हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, विवाहिता कहेंगे। तो ये थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक बार फटाफट से पूरी तेजी के साथ बताइए मुझे। अब मैं इनको थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ इनका आंसर, तो आप मुझे बताएंगे। बताइए, जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। अभी याद हो जाने चाहिए, ये आपके बाद के लिए आपको पेंडिंग नहीं रखना है। साथ के साथ क्लास में हर चीज़ें याद हो तो हम समझेंगे कि हमारा सिलेबस बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे, बाद के भरोसे छोड़ते हुए चले जाएंगे, सिर्फ नोट करते हुए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जितने मैं आपको चैप्टर्स करवा रही हूँ वो आपको साथ साथ क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वहाँ उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपका जवाब आ गया है, प्रोषित पति का कहते हैं। और अगला बताइए, रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, ऐश्वर्यपश्या। बिल्कुल सही। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। जिस स्त्री का पति मर चुका हो, विधवा। जो स्त्री कविता रचती हो, कवयित्री। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांझ। वह स्त्री जिसका हाल ही में जिसने बच्चे को जन्म दिया हो तो प्रसूता कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। हाल ही में ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन कहते हैं। और वह लड़की जिसका विवाह हो चुका हो उसको क्या कहेंगे, विवाहिता कहेंगे। तो ये थे गाइस आपके आज के दोनों टॉपिक्स। बाकी इसी तरीके से हम एक एक करके जितने भी चैप्टर्स होते जाएंगे उनके साथ साथ अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। और मैं कल से आपको साहित्य का पोर्शन शुरू करवाने जा रही हूँ। एक बार लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि साहित्य वाला जो पोर्शन है उसको एक ही क्लास में मैराथन की तरह 2-3 घंटे जितने की भी होगी ऐसे कराऊं, या फिर जितना मुझे सही लगे कि भाई आपको एक दिन में इतना याद हो सकता है, इतना आप लोग अच्छे से समझेंगे और आपको याद रहेगा, वैसे मैं लेकर के चलूँ, ठीक है। तो फिर आपकी 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्ट में सारी की सारी जितनी रचनाएं हैं, जितने आपके काल है, भक्ति काल, ठीक है, रीति काल, इन सभी को मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करा चुकी होंगी। और ऐसा आपने साहित्य कभी इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, इस बात का भी वादा है कि साहित्य का टॉपिक ऐसा मैं आपको करवा दूंगी कि कोई प्रश्न आपका इतना सा भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं। और आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसको नोट्स बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत जो लगी है। तो बताइए, अब आप लाइव सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, तब मैं आसानी से देख पाऊंगी आपके कमेंट्स कि कैसे कराना चाहिए। जैसे मेरी इच्छा हो वैसे चलूँ या एक क्लास में सारा खत्म करवा दूँ, अब आपकी इच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताइए और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं ये क्लासेस कंटिन्यू रख पाऊँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप सजेस्ट किया करिए क्लासेस को। अगर आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। भले काम में देरी किस बात की। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी आज की आपकी शाम की क्लासेस जो है मैथ्स की, सीडीपी की, अपने क्लासेस को समय से लिया कीजिए। सारे ही आपके जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिखती है सबकी मेहनत। तो आप सभी की को अच्छे कमेंट्स और उनको सपोर्ट किया करिए, ठीक है। यानी अच्छे अच्छे कमेंट्स करके उनको पॉजिटिव फील कराया करिए ताकि वो अगली क्लास में उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।